मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट जो हैं मानो मोदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे समझेंगे कि कमोडिटी मार्केट में क्या हालचाल है। जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट जब से खुला है इसमें मजबूती ही तेज़ी ही नज़र आ रही, चाहे ब्रेंट क्रूड की बात की जाए या क्रूड ऑयल की बात की जाए। सर सबसे पहले क्रूड से ही शुरुआत करते हैं। क्रूड हम देख रहे हैं कि $75 के ऊपर नज़र आ रहा है इस वक्त ब्रेंट क्रूड। सर क्या राय है, जिस तरह से तनाव बढ़ा है, क्या यहाँ से ब्रेंट क्रूड $80 के ऊपर भी जाता हुआ नज़र आएगा? जी नमस्ते ब्रिज जी। मेरे ख्याल से बहुत ही फ्राइडे का जो मूड है एकदम शानदार हो गया है सुबह सुबह ही, क्योंकि आप देखिए क्रूड ऑलमोस्ट 13% ऊपर खुलने की आशंका थे। 8:30 के आसपास 9 बजे थोड़ा एक 9-10% के आसपास खुला। साथ में यूएसडी आईएनआर ने भी अच्छा सपोर्ट दिया, जो ऑलमोस्ट 50 बेसिस से ऊपर खुला है। 8620 के आसपास फ्यूचर्स की बात करें तो दोनों ही मायनों में अच्छा है। मुझे लग रहा है एक बार के लिए थोड़ा रिट्रेसमेंट आया है, वो जरूरी भी था सर्किट लगने के बाद। एक बार 6420 के आसपास थोड़ा अटकना चाहिए अगर डोमेस्टिक फ्रंट की बात करें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब यहाँ से एक अच्छी मूव निकली है। हमने शायद कुछ दिन पहले भी यही बात की थी कि $70-75 के लेवल्स आ सकते हैं बहुत जल्द, और हम ऑलरेडी उसके आसपास ही है। तो क्रूड में और ज्यादा तेजी की आशंका मैं रखता हूं, क्योंकि जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े हैं ओवरनाइट, बहुत सारे वार्निंग्स आए हैं। इसराइल ने अटैक किया है न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, जहां पे यूएस ईरान की बातचीत ऑलरेडी चल रही थी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे। अब ईरान ने भी कहा है कि वो रिटेलिएट करेंगे। साथ ही साथ बाकी जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ऑलरेडी चल रहे थे, तो रिस्क प्रीमियम काफी है। बिल्कुल थोड़ा भी रिट्रेसमेंट आता है मेरे ख्याल से 6000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्रिटिकल जोन है। गैप अप खुला है तो थोड़ा लेवल स्पेसिफिक कॉशियस रहने की जरूरत है बिल्कुल। लेकिन 6420 के आसपास थोड़ा शायद रुकना चाहिए। अगर उसके पार भी निकल जाता है तो चढ़ के लेने में भी कोई दो राय नहीं होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया इस वक्त ब्रेंट क्रूड जो है $75 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से करीब करीब 9% चढ़ के ब्रेंट क्रूड ट्रेड हो रहा है। जो खबर आई सुबह इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा, उसका असर कमोडिटी मार्केट पे बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है जो प्राइजेस चल रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $75 के ऊपर है, करीब करीब 9% की तेज़ी है। WTI क्रूड की बात करें $74 है, इस वक्त 8% की तेज़ी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं जिस तरह से भाव चढ़ा। घरेलू बाज़ार की बात करें तो इस वक्त घरेलू बाज़ार में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल में 6300 का जो लेवल है वो क्रॉस हो गया है। हम बार बार बात कर रहे थे क्या यहाँ से कच्चा तेल जो है क्रूड ऑयल 6100 का लेवल क्रॉस करेगा क्या। जब हम किसी भी गेस्ट से डिस्कस करते थे, जो एक्सपर्ट्स थे, पिछले एक हफ्ते से यही बात चल रही थी। अगर अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, तो उसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। लेकिन जो मैक्सिमम टारगेट दिए जा रहे थे वो 6100 का लेवल देखा जा रहा था। लेकिन ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें, घरेलू बाजार की बात करें, तो यहाँ पर 8.5% से ज़्यादा की तेज़ी है और 6300 का जो आंकड़ा था क्रूड ऑयल का वो क्रॉस हो गया है। सर कैसे देख रहे हैं घरेलू बाजार में क्रूड ऑयल को, क्योंकि हम लोग बार बार यही बात करते हैं 6100 यहाँ पर 6300 का लेवल भी क्रॉस हो गया है। क्या राय है सर घरेलू बाजार में कच्चे तेल को लेकर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी आई थिंक हमने कुछ ही समय पहले इसी लेवल की बात की थी कि शायद कुछ समय लेगा, लेकिन ये लेवल आ सकता है 70-75 का, और हम कुछ दिनों बाद वहीं पे खड़े हैं। इंटरेस्टिंगली आप अगर देखेंगे आज के दिन में सुबह ही, आप अगर आईवी देखेंगे, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देखेंगे क्रूड की, 100% के ऊपर की आईवी है, विच इज बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि इतनी आईवी नॉर्मली नेचुरल गैस की होती है। तो क्रूड की भी इतनी बढ़ना, साथ ही साथ आपके स्क्रीन में अगर आप देखेंगे WTI और ब्रेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो भी बहुत श्रिंक हो गया। ऑलमोस्ट $1 ही का डिफरेंस बचा है। नॉर्मली $3 से $4 के बीच में
होता था। तो बिल्कुल तेजी यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल स्प्रेड भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से जो लेवल्स की हम बात कर रहे थे वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। 6100 के आसपास का अगर लेवल आता है तो वहां से फिर से बाइंग की जा सकती है। यहाँ पे अगर किसी की बाइंग पोजीशन है, मेरा मानना है थोड़ा बहुत पार्शियली बुक कर लेना चाहिए, रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। और नीचे में ऐड कर सकते हैं। किसी को अगर एंट्री करनी है, बिल्कुल नीचे के लेवल्स में अगर थोड़ा डिप मिलता है, 6300 के आसपास भी मिलता है, तो वहां से बाइंग की शुरुआत की जा सकती है। या फिर 6420 के ऊपर अगर निकल जाता है तो और तेजी से मेरे ख्याल से बाइंग आएगी। तो ओवरऑल बाइंग साइड ही रहना है। किसी की शॉर्ट पोजीशन है मेरे ख्याल से इमीडिएट एक्शन ले लेना चाहिए उसमें। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर कह रहे हैं कि थोड़ा सा संभल कर ही चलने की ज़रूरत है क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल अभी भी बरकरार है। सर, जेपी मॉर्गन का एक अनुमान आया है कि अगर क्रूड की कीमतें, अगर ये तनाव और बढ़ता है, ईरान भी इजराइल पर अटैक करते, ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है, तो क्रूड की कीमतें $120 के ऊपर जाती हुई देखने को मिल सकती है और अमेरिका में जो महंगाई है, सीपीआई, वो बढ़कर 5% तक जा सकती है। सर, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कुछ यहाँ से अभी देख रहे हैं $75 और $120, लगभग $45-50 के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली। सर, कैसे देख रहे हैं इसे? मेरे ख्याल से देखिए बहुत सारे फैक्टर्स इसमें और जुड़ने पड़ेंगे अगर $120 जाना है। मेरा मानना है कि अगर बिल्कुल $75-80 के पार निकल जाता है तो शायद 90-95 के आसपास भी आ सकता है। लेकिन बहुत समय से $100 के पार नहीं गया है क्रूड। अगर हम WTI की बात करें तो अगर $100 पार जाता है तो बहुत सारी फैक्टर्स और ऐड होनी पड़ेगी, बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशंस और आने पड़ेंगे। सप्लाई जो कंसर्न्स है, अभी ओवर सप्लाई वाला मार्केट है, वो थोड़ा कम होना पड़ेगा। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं। साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन की बात की कि 5% हो जाएगा, मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन में सिर्फ क्रूड अकेला फैक्टर नहीं है। तो अगर जेपी मॉर्गन ये कह रहा है कि मतलब उनका अनुमान अगर 5% का है, तो मेरे ख्याल से क्रूड के साथ साथ बाकी सारे जो प्राइसेस है, फूड इन्फ्लेशन, लेबर और वेजेस, ये सारी चीजें भी बढ़नी पड़ेंगी 5% आने के लिए। क्योंकि अभी हम हाल फिलहाल में 2.5-2.3% के आसपास है। यहां से अगर 2.5% से 5% पे आना है, विच इज अ वेरी ड्रास्टिक जंप, तो सिर्फ अकेला क्रूड उसमें शामिल नहीं होगा, बाकी सारी चीजें के भाव भी बढ़ेंगे, तब जाके 5% आएगा। तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन पे फेड जो है वो भी यही अनुमान लेके चल रहा है कि इसलिए रेट कट नहीं हो रहे यूएस में, अगर आप देखें, क्योंकि इन्फ्लेशन पे बहुत कंसर्न है, ग्रोथ पे बहुत कंसर्न है। तो बिल्कुल $100 के पार बोलना मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब की रैली है शायद उसके आसपास आ जाएगा। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। इन्फ्लेशन पे कितना इम्पैक्ट करेगा, कैसे इम्पैक्ट करेगा, वो एक बार वील हैव टू वॉच। सर, अगर कोई ट्रेड भी करना चाह रहा है इस वक्त क्रूड में, तो ट्रेड करने की कोई अपॉर्चुनिटी भी बन रही है या बच के ही चलने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से बिल्कुल कॉशियस तो रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा, किसी का अगर बाइंग पोजीशन है, पार्शियली उसे बुक करके रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए और ऐड करने मिल सकता है। अगर ये 6420 के ऊपर निकल जाता है, अभी हाल फिलहाल में हम 6400 के आसपास ही हैं, एक सर्किट ऑलरेडी लग चुकी है। अगर ये उसके ऊपर निकल जाता है, मेरे ख्याल से और एडिशन बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि कंटिन्यूस बेसिस पे आकर आप अगर मॉर्निंग ट्रेंड देखेंगे, 13% 14% ऊपर था, वहां से 8% के आसपास बच गया। मतलब मैं परसेंटेज गेन की बात कर रहा हूँ, कितना ऊपर खुलेगा। अब वापस से वो 11-12% की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। अब मैं अगर WTI की बात करूँ तो साथ में USD-INR का भी सपोर्ट है। तो बिल्कुल बच के चलना चाहिए। इंट्राडे ट्रेड हील है। 16 तारीख को डोमेस्टिक फ्रंट पे एक्सपायरी भी है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बायर्स को बहुत मौका मौका मिलेगा। तो ऑप्शन की तरफ, बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे, राइटिंग ना करे। और फ्यूचर्स में 6420 के ऊपर मौका मिलता है तो, नहीं तो फिर डिप का वेट करें तो बेटर होगा। सर, जिस तरह से गोल्ड पर तेज़ी दिखी है, हम बात कर रहे थे गोल्ड पर 96,000 97,000 के आसपास ही एक रेंज में चलता हुआ गोल्ड नज़र आया, 98,000 पर दिखाई दिया। उसके बाद जब 99,000 पे भी आसपास देख रहे थे हम लोग, रेजिस्टेंस लेवल था, कब 1 लाख क्रॉस होगा, 1 लाख क्रॉस होगा गोल्ड, यही बार बार बात होती थी। आज गोल्ड
1 लाख की कीमत को पार कर दिया है घरेलू बाजार में। इस वक्त देख रहे हैं हम लोग MCX पर, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने अवेलेबल है। जो गोल्ड है 1 लाख के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी का माहौल है, क्या लग रहा है सर, यहाँ से गोल्ड और भागता हुआ दिखेगा क्या? मेरे ख्याल से सबसे पहले ब्रिज जी, गोल्ड 1 लाख के पार गया है, बहुत बड़ी खबर है कमोडिटीज में जितने भी लोग जुड़े हैं कमोडिटी मार्केट में उनके लिए, क्योंकि बहुत समय से इस जब से चांदी 1 लाख के पार गए, बहुत समय से बहुत लोग को ये उम्मीद थी कि शायद सोना भी स्पेस में बढ़ पाएगा क्या। जैसे ही पिछली बार 1 लाख मिस हो गया था मार्क, मेरे ख्याल से ये एक लोगों की उम्मीद रह गई थी, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ये खबर है। और USD INR का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पिछली बार $3500 पे हमें ये भाव दिखा था, आज $3500 पहुंचा भी नहीं है और हम ऑलरेडी 1 लाख के करीब है। तो बिल्कुल डोमेस्टिक फ्रंट का भी साथ है। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आ सकती है, क्योंकि 1 लाख बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ से सिल्वर में भी बहुत बार हुआ है कि 1 लाख आके गिरावट आई है, लेकिन फंडामेंटली स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। जो रीजन से क्रूड बढ़ा है उसी रीजन से गोल्ड बढ़ा है। क्रूड ज्यादा बढ़ा है क्योंकि ईरान, मिडल ईस्ट, इजराइल, इसमें क्रूड सप्लाई डिमांड का बहुत ज्यादा खेल होता है, इसलिए उस पर ज्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन गोल्ड भी साथ ही साथ सेफ हेवन डिमांड के वजह से बढ़ा है। मुझे ख्याल से थोड़ी भी डिप्स आती है, हम हमेशा से बाय ऑन डिप्स की बात करते रहे। थोड़ा भी नीचे 96 के पर भी हमने बाय दिया था, आज भी हम बाय ऑन डिप्स की ही सलाह देंगे। मेरे ख्याल से 99-500 के आसपास भी आता है तो बाय कर सकते हैं। ओवरऑल स्टोरी काफी स्ट्रांग है। सर अगर देखें अभी आज शुक्रवार है, अगर जो वीकेंड है सैटरडे संडे, उसमें अगर ये तनाव और बढ़ता है, ईरान की ओर से भी इजराइल पर कुछ अटैक किए जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जवाबी कार्रवाई अगर की जाती है, तो कैसे देख रहे हैं गोल्ड को? क्या यहाँ से 1,10,000 या उससे ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा? बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसमें दो सिनेरियो होंगे। थोड़ा एक तो वीकेंड नॉर्मली प्रेसिडेंट ट्रम्प के अपडेट्स भी काफी होते हैं। हमने ये हफ्ते में US चाइना के ट्रेड टॉक्स के ऊपर काफी चर्चे देखे हैं कि डील हो चुकी है, साइन करना बाकी है, स्ट्रक्चर बना लिया है, फ्रेमवर्क हो गया है। साथ ही साथ इजराइल ईरान के ऊपर भी ये बढ़ते हुए टेंशन देखे, जहां पे ऑलरेडी US का इन्वॉल्वमेंट है US ईरान के डील में। तो वीकेंड में दो सिनेरियो हो सकते हैं बिल्कुल, कि अगर US इंटरवीन कर ले और पूरा मामला ईज ऑफ कर ले शायद बातचीत करके, तो ये मामला थोड़ा थम जाएगा, रुक जाएगा। नहीं तो जैसे आपने बताया, अगर ये कुछ नहीं भी होता है वीकेंड में, तो भी रिस्क प्रीमियम एलिवेटेड है, तो भी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड के लिए एक पॉजिटिविटी होगी। मेरे ख्याल से हमने 1,06,000 का टारगेट दिया है, वो अगर यही सिनारियो रहते तो वो एक इमीडिएट लेवल है जो पॉसिबल हिट कर सकता है। सर डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इस वक्त डॉलर 98.19 पर है। क्या राय है सर डॉलर को लेकर, रुपए को लेकर, कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम पर? मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स ने ब्रिजी कल थोड़ा एक ट्रैप किया है। मुझे लग रहा है कल के सेशन में 98 के नीचे की क्लोजिंग दी और फिर से आज 98 के ऊपर गया है, तो थोड़ी बहुत मेरी ऐसी उम्मीद थी कि शायद 97 के नीचे थोड़ा जाके 96 के आसपास आके वहां से रिवर्स होगा। लेकिन जैसे USD/INR का मूव है, जैसे बाकी पेयर्स का मूव है, जैसे आप यूरो, पाउंड, येन देखेंगे, तो उसके सामने डॉलर इंडेक्स थोड़ा शायद मुझे लग रहा है कि गेन कर सकता है, नॉट बाय मच। शायद वापस से 99 हाफ तक जा सकता, क्योंकि जब जब पैनिक हुआ है, अनसर्टेनिटी हुई है, डॉलर इंडेक्स और सोना साथ में चला है। और अभी को जो सिनारियो है वो थोड़ा पैनिक, थोड़ा डिस्ट्रेस का ही है। तो मुझे लग रहा है सोना बढ़ा है तो साथ में डॉलर इंडेक्स भी बढ़ेगा और वापस से थोड़ी रुकावट आ जाएगी। तो ज्यादा बड़ी रेंज नहीं लग रही है, लेकिन 100, 100.50 और 97 नीचे में। USD/INR में थोड़ा मुझे लग रहा है 8620 जहां पे आज खुला है, वही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर USD/INR इसके ऊपर ही रहता है तो फिर से एक बार जो हमने पहले रुपी डेप्रिसिएशन की बात की थी, वही स्टोरी वापस शुरू हो जाएगी। ये 8620 के ऊपर सस्टेन होता है तो वापस से USD/INR बढ़ता हुआ हमें दिख सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया उसका एक रेंज जो है 97 से 99 के आसपास डॉलर देखने को मिल सकता है। प्राइजेस की बात कर लेते हैं। गोल्ड जो है करीब करीब 2% की तेज़ी नज़र आ रही है गोल्ड में। 1 लाख के ऊपर गोल्ड इस वक्त
ट्रेड होता हुआ घरेलू बाजार में नजर आ रहा है। सिल्वर की बात कर लेते हैं, ये भी 1,06,000 के ऊपर सिल्वर नजर आ रहा है घरेलू बाजार में। अगर विदेशी बाजार की बात करें तो गोल्ड $3400 का जो एक लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल, वो क्रॉस किया है। अब ये देखना होगा और कितना भागता हुआ नजर आएगा गोल्ड। सिल्वर की बात करें तो ये भी कॉमेक्स पर $36 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड हम देख रहे थे जब मार्केट खुला तो 6100 का लेवल क्रॉस किया, फिर 6300 का। अब भी इस वक्त देख रहे हैं करीब करीब 10% की तेजी है क्रूड ऑयल में। घरेलू बाजार में अगर देखें तो 6400 का जो एक लेवल था वो क्रॉस कर दिया है। 6400 रुपये प्रति बैरल के इस वक्त करीब करीब ट्रेड होता हुआ क्रूड ऑयल नज़र आ रहा है। नेचुरल गैस में भी तेज़ी दिख रही है, यहाँ पर भी 2.5% की तेज़ी है। नेचुरल गैस में 306 रुपये के नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बेस मेटल्स को देखें तो अगर कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, यहाँ पर सभी में आप हरे निशान में देख सकते हैं बेस मेटल्स भी। सर जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे क्रूड ऑयल पर, 6400 का जो एक आंकड़ा था 6300 का, अब 6400 प्रति बैरल इसकी कीमत पहुंच गई उसके करीब करीब। कैसे देख रहे हैं सर, इसका कितना घरेलू बाजार जो है भारतीय बाजार, उस पर कितना असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से आप अगर डायरेक्ट कोरिलेशन देखें, जब जब हमने पहले भी $100 के पार भी जाता हुआ देखा है तो तुरंत ही हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस जो है बाय प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल और बाकी सब में भी तुरंत एक इम्पैक्ट हमने आता हुआ देखा है। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि इमीडिएट ना आए, क्योंकि काफी समय से हमने जो हमारा एवरेज है क्रूड बाइंग का डोमेस्टिक फ्रंट में जो बजट में भी अनाउंस हुआ है थोड़ा ऊपर की तरफ ही एवरेज। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से 95 या $100 के ऊपर का एवरेज है हमारा। तो एवरेज शुरू से ही ऊपर रखा है क्योंकि एक फ्लक्चुएटिंग प्रोडक्ट है। अब अगर यहाँ से 100 या उसके पार जाता है तो शायद एक इमीडिएट इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, लेकिन एक थोड़ा डिलेड इम्पैक्ट घरेलू बाजार में हो सकता है। अगर यहाँ से $80 जाके वापस पलट जाता है तो शायद मेजर इम्पैक्ट डोमेस्टिक फ्रंट पे ना दिखे। $80 या उसके पार जाता है तो तुरंत एक शिफ्ट डाउन दिख जाएगा हमें। जी बिल्कुल। अगर बेस मेटल्स की बात की जाए तो कॉपर इस वक्त 875 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, एल्युमिनियम 242 पर है, जिंक 252 पर है, लेड 179। सर क्या राय है बेस मेटल्स को लेकर? बेस मेटल्स में ज्यादा मूव नहीं आया है बाकी सारे मेटल्स या बाकी सारे कमोडिटीज के कंपेयर में। अगर आप देखें बहुत फ्लैट है। एल्यूमिनियम, जिंक में पिछले कुछ दिनों में मूव आई है, स्पेशली एल्यूमिनियम काफी अच्छा बढ़ा है, अब रुक सा गया ऐसा लग रहा है। कॉपर में भी ये उम्मीद थी कि शायद ये 890-900 के आसपास जाके फिर रिवर्स करे, लेकिन 880 के आसपास से ही हमें घूमता हुआ दिखा है। मेरी अभी भी यही उम्मीद है कि शायद डॉलर इंडेक्स जैसे रेंज बाउंड है, थोड़ा वापिस अगर प्रेशर में आता है ऊपर जाके तो मेरे ख्याल से बेस मेटल्स में वो रैली दिख सकती है, लेकिन डायरेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है। चाइना की तरफ से ज्यादा कोई अपडेट्स नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है सारे ही मेटल्स में। अगर देखें सिर्फ इन्वेंट्री स्टॉक्स जो फ्लक्चुएशनिंग हो रहे, कॉमेक्स और लंदन के बीच में जो स्टॉक्स गिर रहे हैं, एल्यूमिनियम इन्वेंट्री घट रही है, इसका असर दिख रहा है। बाकी कोई फंडामेंटल अभी के लिए ऐसा कोई सपोर्टिव नहीं है। तो मेरे ख्याल से कॉपर थोड़ी क्लैरिटी जब तक ना आए तब तक अवॉइड कर सकते हैं। ओवरऑल व्यू बाय का ही है, लेकिन थोड़ी जब तक डायरेक्शन या क्लैरिटी नहीं आती है, लेट्स वेट कि कहाँ तक डिप आता है। बट एल्यूमिनियम में एक बार बायस ले सकते हैं। एल्यूमिनियम में 242 चल रहा है, मेरे ख्याल से 240 241 के आसपास बाइंग की जा सकती है। अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जिंक भी अगर आप देखेंगे, जिंक में भी 252 के आसपास चल रहा है। इतने मूवमेंट के बाद एक अकेला जिंक है जिसमें एक थोड़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट आई है। मुझे लग रहा है जिंक में भी बाइंग की जा सकती है। जी बिल्कुल, जो सर ने स्ट्रैटेजी शेयर की है उसको ध्यान में रखकर ही आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। एक बार हम लोग रेट्स की बात कर लेते हैं। गोल्ड इस वक्त 1 लाख के ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 1 लाख के पार सोना पहुंच गया है। MCX पर करीब करीब 2% की तेज़ी दिख रही है। इसके अलावा सिल्वर की बात करें तो 1,06,000 के ऊपर चल रहा है इस वक्त सिल्वर, वो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल जो है 6400 रुपये प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 10% की तेज़ी नज़र आ रही है क्रूड ऑयल में। नेचुरल गैस जो है 306 के
करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और जो बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड सभी चीज़ें पॉजिटिव ही नजर आ रही है। आपको बता दें, आप देख सकते हैं गोल्ड जो है 1 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है, जिसकी बार बार चर्चा हो रही थी कि लो गोल्ड कब 1 लाख का लेवल क्रॉस करेगा। वो 1 लाख का लेवल क्रॉस करता हुआ आज सोना दिख रहा है। अभी एक बयान भी आया, वो भी मैं बता देता हूं। ईरान ने साफ कहा है कि तेल रिफाइनरियों और स्टोरेज टैंकों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इसके असर जो है आप देख सकते हैं, लेकिन हालांकि जो बयान आ गया है ईरान की ओर से, जो इजराइल ने अटैक किया उस पर बयान आया है कि तेल जो रिफाइनरी है और स्टोरेज टैंके हैं उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा ट्रंप का भी एक बयान आया है कि ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। फिर से बातचीत की उम्मीद दिख रही है अमेरिका और ईरान के बीच भी। ये एक डेवलपमेंट है, उम्मीद दिख रही है कि आगे बातचीत होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। ये जिस तरह से कमोडिटी मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा हलचल दिख रही है, इस पर और भी हम लोग बात करेंगे। अभी बुलियन मीटर में भी बात होगी, एनर्जी मीटर की भी बात होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी। सिर्फ एक बात से मैं अंत करूंगा कि ये कमोडिटीज मार्केट बिल्कुल कॉशियस या ध्यान से रहे, लेकिन ये रैली मिस ना किए। आप इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे तो बिल्कुल आपको भी लगेगा कि आप कोई ऐसे मार्केट में है जहाँ पे इतनी ज्यादा हलचल, इतनी सारी वोलाटिलिटी इम्पैक्ट कर रही है। तो बिल्कुल कॉशियस रहें, लेकिन पार्टिसिपेट करें तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।